हिस्ट्री एक बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है, नहीं? हिस्ट्री की तैयारी पर्टिकुलरली सीएपीएफ के एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि सीएपीएफ का सिलेबस क्या है, सीएपीएफ के लिए कौन कौन से सोर्सेस को रिफर करना है। तो आपका जीएस हो, एसए हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, तीनों में आपको हेल्प करता है। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आया, क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया, ऐसा है, बट हाँ सिस्टमैटिकली तैयारी करनी पड़ती है। हेलो बच्चों, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं आप सभी का चेतन भैया, आप सभी की तैयारी में, एक सफर में एक अच्छा हाथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है, नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, बट हाँ आखिरी तक रुकोगे तभी समझ में आएगा, वरना तो फिर कोई बात नहीं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हिस्ट्री की तैयारी पर्टिकुलरली सीएपीएफ के एग्जाम के लिए कैसे करना है। अब देखो, एक बात तो बहुत क्लियर है, साफ है, एकदम क्लीन बस्ते में, कि आप लोगों को तैयारी जब सीएपीएफ की आप जब कर रहे हो तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि सीएपीएफ का सिलेबस क्या है। दूसरा यह पता होना चाहिए कि सीएपीएफ के लिए कौन कौन से सोर्सेस को रिफर करना है। और तीसरा सवाल यह होता है कि इन सोर्सेस को पढ़ना कैसे। ये तीन सवाल अगर आपको आंसर मिल गया इस पर्टिकुलर वीडियो से, आपका काम डन है। ठीक है, तो अगर हम शुरू करें हमारे इस लेक्चर को, तो मैं आप लोगों को यही तीन चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों के सामने तो ये इंपॉर्टेंट है कि सीएपीएफ में ये मैटर करता क्यों है। तो आपका जीएस हो, एसए हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, तीनों में आपको हेल्प करता है। उसके बाद आपके कई सारे क्वेश्चन जो इसमें आते हो, फैक्चुअल, डायरेक्ट, एंड मैं इसे कहता हूं लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि आप आराम से, मतलब बिना कोई मेहनत किए, बिना दिमाग को स्ट्रेस दिए, है ना, आराम से सॉल्व कर सकते हो। एंड देन आता है सॉलिड स्कोरिंग जोन, होता है आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आया, क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया, ऐसा है, बट हाँ सिस्टमैटिकली तैयारी करनी पड़ती है। अब यहां पर बात करें तो आपका सबसे बड़ा सिलेबस आता है हिस्ट्री का, एंशिएंट का, देन आता है मेडिवल, देन आता है मॉडर्न, एंड देन आता है वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में हमारे पास प्री हिस्ट्री है, जहां पे हम स्टोन एज पीरियड के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, मेगालिथिक, इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर हम एंटर करेंगे प्रोटो हिस्ट्री में, जहां पर हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में। देन एंटर करेंगे वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड, देन महाजनपदिक पीरियड, मगधिक पीरियड, देन मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, और इस तरीके से पोस्ट गुप्ता आते आते हमारा हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया का कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलेंगे तो हमारे पास होगा मेडिवल हिस्ट्री, जो शुरू होगा आपका पोस्ट गुप्ता के बाद ट्रांजिशन में, राजपूत पीरियड, एडवेंट ऑफ इस्लाम के बारे में, देन दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, विजयनगर बहामनी, भक्ति सूफी, देन चोलास, इंपीरियल चोलास दैट इज, देन हम बात करेंगे तो हमारे इंपीरियल चोलास, पेशवास, मराठास, इनके बारे में बात करेंगे। एंड देन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करते करते इस पूरे एरिया को हम खत्म करेंगे। अगला है मॉडर्न। ना, मॉडर्न इज the vast part. Modern is the most important part, I would say. Definitely, अगर आप प्रीवियस से पेपर्स को एनालिसिस करते हो, it is true कि अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपको क्लियरली पता चलता है कि मॉडर्न का वेटेज कंपैरेटिवली कम हो रहा है, बट स्टिल इट इज द एलिफेंट, ये अभी भी वेटेज होल्ड करता है। तो आप मॉडर्न इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हो, दैट इज द केस। इसमें हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सारे यूरोपियंस के बारे में, देन हाउ ब्रिटिशर्स टुक ओवर दोज यूरोपियंस, देन हाउ ब्रिटिशर्स स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर कॉलोनियल रूल, देन द इंपीरियल रूल, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे टिल द क्राउन रूल 1857। ये पहला फेज होगा। देन 1857 के बाद कैसे आपका एक ट्रांजिशन हुआ टू द क्राउन रूल, और क्राउन रूल के दौरान कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। विल डिस्कस अबाउट दैट इन आवर मॉडर्न इंडिया चैप्टर, जो आपका इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक चलेगा। उसके आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में पर्टिकुलरली हमें ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो मैं आपको जो इन जनरल पढ़ा जाता है यूपीएससी की तैयारी में, मैं आपको वही करवाऊंगा, जिसमें आपका इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन होगा, रशियन रिवॉल्यूशन होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा। ये 4-5 रिवॉल्यूशंस पढ़ेंगे। हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी इन 1871। देन हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1914 टू 1918-19, देन 1939 टू 1945। ठीक है, एंड फाइनली हम बात करेंगे कोल्ड वॉर पीरियड के बारे में, दैट इज फ्रॉम 1945 टू 1991, 1992। ठीक है,
तो इस तरीके से जब हम खत्म करते हैं तो हमारा सिलेबस हो जाता है खत्म। बात आती है भैया बुक्स कौन कौन से पढ़ने। तो बुक्स के लिए मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आपको बुक्स रिफर करने हैं तो आपके पास होना चाहिए, या तो देखो ये मेरे पास पुरानी बुक है, ये आपकी आज आती है इसकी ग्रीन वाली बुक, आपको ये बुक खरीदनी नहीं, टू वेरी ऑनेस्ट। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब आई वुड रिफर यू, बट उसके पहले आपको एनसीईआरटीज पढ़ना पड़ेगा। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वो मस्ट है। अगर थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं कर रहे हो, ये क्वालिटी बुक्स का कोई फायदा नहीं, बिकॉज बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एंशिएंट इंडिया के लिए ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है देन दिस 2 बुक्स जो ऑब्वियसली मेरी, जिससे मैं नोट्स बनाता हूं। सो ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके सतीश चंद्रा की पार्ट 1, पार्ट 2 है। बट ऑब्वियसली आप इतनी मोटी बुक्स नहीं पढ़ पाओगे तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न इंडिया की तरफ जाते हो, सो आई हैव सो मेनी बुक्स फॉर मॉडर्न इंडिया, बट या ये 2 बुक्स जो मोस्ट प्रेफरेबल होती है, इट्स बिपान चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम। तो अभी इन दोनों को रिफर कर सकते हो एंड ऑब्वियसली बिपान चंद्रा सर की किताब को रिफर कर सकते हो। सो यू हैव सो मेनी बुक्स टू रिफर। तो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इन बुक्स को आप डेफिनेटली रिफर कर सकते हो। एंड दिस बुक, ये बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएपीएफ का 15 साल का प्रीवाईक्यू है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस कोई इग्नोर नहीं कर सकता। पीवाईक्यू सॉल्व करने एटलीस्ट लास्ट 10 साल के, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। बट याद रखना पीवाईक्यूज आपको सिर्फ गाइड करते हैं, ये परफेक्शन से ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या क्वेश्चंस आएंगे। वो आपको ये गाइड कर सकते हैं कि यूपीएससी कैसा सोचता है, एग्जामिनर सोचता कैसे। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि यही क्वेश्चन आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट ये चीज दिमाग में लेकर मत बैठना कि पीवाईक्यू सॉल्व हो गया तो काम खत्म। नहीं, पीवाईक्यू गाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, मीन है, एंड नहीं। ठीक है, आगे चले तो ऑब्वियसली हमारे सीएपीएफ में हमारे पुराने बैचेस में कई सारे टॉपर्स हमारे रहे हैं और जितने भी टॉपर्स रहे उन सभी के नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आगे चले तो आप लोगों के लिए सीएपीएफ रक्षक 2027 का बैच आ चुका है जहां पेपर 1, पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको करवाई जाएगी। एंड ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि आप क्लियर करो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाएगा। पेपर 2 में डिटेल्ड इवैल्यूएशन। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है, बहुत डिटेल में करी है, अब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में समझाऊंगा। आंसर राइटिंग करना बच्चों का खेल नहीं है। अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूं ना, कोई भी क्वेश्चन, बी इट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन, आप तुरंत वहां पे वही चीज लिखना शुरू करोगे जितना आपको आता है। मेक सेंस? एक बच्चा वही लिख सकता है उसको आता है, अपने आप से कहां कंटेंट लिखा है भाई। बट उससे लिखना कैसे है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इसको देखना इज द टफेस्ट पार्ट और ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यही डिफर करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है एक फेल्ड, एक एवरेज एंड एक बेस्ट स्टूडेंट के बीच में। तो आपको एवरेज टू बेस्ट, मैं कहीं भी नहीं कहता कि बेस्ट बनो, नहीं, पर एटलीस्ट एवरेज से बेस्ट के बीच में रहो। और ये जर्नी ना एक दिन में कवर नहीं हो सकती, इट टेक्स टाइम। मैं बता रहा हूं पर्सनल एक्सपीरियंस से, इट टेक्स टाइम। क्योंकि स्टार्टिंग में जब नोट्स लिखोगे ना, इतना गंदा नोट्स लिखोगे, इतना गंदा आंसर राइटिंग करोगे कि अगर जब 4-5 महीने की प्रैक्टिस के बाद उन नोट्स को देखोगे ना तो लगे आय हाय क्या लिखा था। मैं जनरली बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस होता है। और एग्जाम से 2 दिन पहले लिखना शुरू करोगे कभी नहीं लिख पाओगे। अच्छा, क्लियर है? चलो, सो सीएपीएफ रक्षक बैच आपको यहां पे मिलता है जो आप आराम से एनरोल कर सकते हो। और देखो ऑब्वियसली हम यहां पे सिस्टमैटिकली यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक टू दी पॉइंट जो एग्जाम सेंट्रिक डेप्थ रिक्वायरमेंट है, सारी फैकल्टीज आपको वैसे ही पढ़ाएंगे। चाहे आप जिस फैकल्टी को देखो, दे आर वेल एक्सपर्ट इन दिस केस, दे आर एक्सपर्ट, दे आर वेल क्या बोलूं मैं बोलूँ, सारे फैकल्टी इतने अच्छे आपको यहाँ पे मिलेंगे। उनको एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है, उनको डेप्थ है एंड दे नो, और उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं एंड रिजल्ट्स इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन, यू कैन रियली ज्वाइन आवर बैच एंड मैं चाहूंगा कि आप लोगों से मिलूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, you can drop your doubts in the comment section. Jai Hind.